Hello everyone, I am here again with another topic of chapter metals and non-metals। ये जो आज का टॉपिक है ये कोई न्यू नहीं है। ये टॉपिक हमने 7th क्लास में साइंस में ऑलरेडी पढ़ रखा है और साथ ही साथ एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स चैप्टर में भी इसे पढ़ रखा है। सो आइए जानते हैं आज का हमारा टॉपिक है क्या। तो आज का हमारा टॉपिक है कोरोजन। अब कोरोजन है क्या, आइए इसके बारे में जानते हैं। कोरोजन की डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डेली लाइफ की तरफ ले जाती हूँ। वहाँ से एक एग्जाम्पल देके मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगी कि आखिर कोरोजन है क्या। बच्चों, जैसा कि आप सबने अपने आसपास लोहे की चीज़ें देखी होंगी, आयरन आर्टिकल्स देखे होंगे। ज़्यादा दूर में नहीं लेकर जाऊँगी आपको, आप अपने क्लासरूम की तरफ ही ध्यान देना। आप जिन पे बैठते हो डेस्क, वो भी जो है हाफ उसमें वुड यूज़ हुई होती है, बट बाकी जो उसका पूरा ढांचा है वो लोहे का बना होता है। वुडन डेस्क्स भी हैं कम्प्लीटली स्कूल्स में, बट कुछ डेस्क्स पे ध्यान दो जिसमें वुडन की सिर्फ शीट्स लगी होंगी, बाकी जो पूरा का पूरा ढांचा है वो लोहे का होगा। सर आप थोड़ा ध्यान देना, कुछ डेस्क्स में लोहे वाले पार्ट में ना पेंट किया रखा होता है और कुछ ऐसे भी आपको आर्टिकल्स मिलेंगे जिनमें लोहे वाले हिस्सों में पेंट नहीं किया होता है और उनके ऊपर कुछ ब्राउनिश कलर की ना एक ऐसे खुरदरी सी चीज़ डेवलप हो जाती है। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, है ना। तो बच्चों, कभी आपने ये जानने की कोशिश की, ये सोचने की कोशिश की कि ये क्या चीज़ है जो थोड़ी खुरदरी सी है, लोहे की चीज़ों के ऊपर बन जाती है ब्राउन कलर की, और अगर आप थोड़ा सा उसे रगड़ो तो वो पाउडर की तरह थोड़ी सी ज़मीन पर बिखर जाती है। कभी आपने ध्यान से सोचा कि ये है क्या? कभी सोचना और जानने की कोशिश करना कि ये ब्राउन कलर की जो लेयर जैसी डेवलप होती है ये उन्हीं आयरन आर्टिकल्स में क्यों होती है जिनके ऊपर हमने पेंट या कोई ऑयलिंग वगैरह नहीं की होती। जिन आयरन आर्टिकल्स में हमने पेंट वगैरह किया होता है उनमें ये लेयर क्यों नहीं डेवलप होती। तो आइए यही आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में कि आखिर ये है क्या चीज़ है, और जिनको पेंट किया होता है लोहे के आर्टिकल्स को, उनको पेंट क्यों किया होता है और उनमें ये रस्ट क्यों डेवलप नहीं होती। इसे रस्ट कहते हैं ना। तो आइए जानते हैं। तो यहाँ देखिए ये डेफिनेशन दी है यहाँ पे कोरोजन की। द प्रोसेस ऑफ ईटिंग अप ऑफ मेटल सरफेस बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल जैसे कि कोई एसिड ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। बोला है कि कोई भी मेटल का सरफेस हो ना, अगर वो एयर, मॉइस्चर या किसी केमिकल सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने से उस मेटालिक सरफेस को कुछ नुकसान हो जाए या वो मेटालिक सरफेस थोड़ा सा ख़राब हो जाए, तो इसी को हम बोलते हैं कोरोजन। अभी अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया, रस्ट। तो ये रस्ट क्या है? ये भी तो एक कोरोजन है, क्योंकि जो आयरन आर्टिकल्स है ना, जब बहुत देर तक आप उनको पानी में रखो और साथ ही साथ हवा के कांटेक्ट में भी आए, तो आप नोटिस करना कि उन्हीं आयरन आर्टिकल्स के ऊपर वो ब्राउन कलर का खुरदरा सा, जिसे हम रस्ट बोलते हैं, जंग बोलते हैं, वो डेवलप हो जाता है। तो अगर जर्नल हम देखें तो ये सिर्फ लोहे की चीज़ों में नहीं होता, और भी मेटालिक सरफेसेस में होता है। इसीलिए इसे हम जो एक कलेक्टिव नेम देते हैं दैट इज़ कोरोजन। जो साइंटिफिक कलेक्टिव नेम है इसका कोरोजन। कोई भी मेटल सरफेस ले लो, किसी भी मेटल सरफेस को जब आप ज़्यादा देर तक पानी और हवा या फिर किसी केमिकल के कांटेक्ट में लाओ और अगर उसका सरफेस ख़राब हो जाए, तो हम बोलेंगे जो प्रोसेस हुई, जो वो खराबी हुई, वो क्या है? कोरोजन। और इसमें सबसे मेन एग्जाम्पल जो हम बार बार यूज़ भी करते हैं, जो हम रेगुलरली देखते भी हैं अपने आसपास, वो किसकी एग्जाम्पल है? लोहे की। आयरन एग्जाम्पल दी हुई है, आयरन मेटल करोड्स व्हेन केप्ट इन मॉइस्ट एयर फॉर सम टाइम। अगर हम आयरन मेटल को कुछ देर तक मॉइस्ट एयर में, मॉइस्ट एयर कौन सी आपको पता है ना, वो एयर जिसमें नमी हो, मतलब मॉइस्चर भी आ गया इसमें और एयर भी आ गई। जब आयरन मेटल को कुछ देर के लिए हम एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट पे लाते हैं, व्हेन आयरन मेटल इज केप्ट इन मॉइस्ट एयर फॉर कंसिडरेबल टाइम का मतलब है आप बोलो कि अभी हम जाके रखाते हैं लोहे को बाहर पानी में और धूप में या हवा में, और 10 मिनट के बाद इसको तो कोरोजन हुई नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ टाइम चाहिए
कि उसके ऊपर एक लेयर डेवलप हो जाए। इसमें फ्यू डेज भी लग सकते हैं और फ्यू मंथ्स भी। तो आयरन आर्टिकल को मॉइस्ट एयर में फ्यू डेज या मंथ्स में रखने के बाद हम देखेंगे कि उसके ऊपर रेड ब्राउन लेयर डेवलप हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं रस्ट। रस्ट क्या है, ये काफ़ी सॉफ्ट और पोरस है, तभी जब हम उसको थोड़ा सा रगड़ते हैं ना सरफेस को, तो ये पाउडर की तरह बिखर कर ज़मीन पे गिर जाती है। अभी पाउडर की तरह उतनी ज़्यादा ये स्मूथ नहीं होती है, थोड़ी सी खुरदरी होती है, एंड इट ग्रेजुअली फॉल्स ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट। वही मैंने आपको बताया कि अगर हम थोड़ा सा भी उसको रब करें तो वो आयरन ऑब्जेक्ट के सरफेस से गिर जाती है, एंड देन द आयरन स्टार्ट्स करोडिंग। और अगर आप बोलो कि हम उसको थोड़ा सा वहाँ से निकाल दें तो उसके बाद जो अंदर का आयरन है वो सेफ रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप अपर लेयर निकाल दोगे तो फ्यू डेज या मंथ्स के बाद दोबारा अगर वो आयरन आर्टिकल या आयरन ऑब्जेक्ट एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया तो अगेन उस पर नेक्स्ट लेयर डेवलप हो जाएगी। कहने का मतलब है एक लेयर अगर ऊपर से हम निकाल दें रस्ट की तो नीचे वाली जो आयरन सरफेस है वो भी सेफ नहीं रहेगी। दस कोरोजन ऑफ आयरन इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इसलिए हम कह सकते हैं कि आयरन पे जो ये कोरोजन प्रोसेस है ना, ये कॉन्टिन्यू रहती है, विच अल्टीमेटली ईट्स अप द होल आयरन, जिसकी वजह से क्या होता है, पूरा का पूरा आयरन ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। द कोरोजन ऑफ आयरन इज़ कॉल्ड रस्टिंग। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि आयरन के केस में इसको रस्टिंग कहते हैं। अगर हम सभी मेटल्स का केस कलेक्टिवली लें तो ये प्रोसेस कोरोजन है, लेकिन अगर इंडिविजुअली हम आयरन की बात करें तो उसके लिए एक स्पेशल नेम दिया गया है, रस्टिंग। रस्टिंग क्यों इसको दिया गया है स्पेशल नेम, क्योंकि ये जो ब्राउन सबस्टेंस डेवलप होता है इसे हम क्या कहते हैं, रस्ट। तो फॉर्मेशन ऑफ रस्ट इज कॉल्ड एज रस्टिंग। तो अब हम डिटेल में रस्टिंग ऑफ आयरन को ही पढ़ लेते हैं। सो आइए देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ दिया है, when an iron object is left in damp air for a considerable time, it gets covered with a red brown flaky substance called rust. This process is called rusting. During the rusting of iron, iron metal combines with the oxygen of air in the presence of water to form hydrated iron 3 oxide, जिसका फॉर्मूला दिया है Fe2O3 x times water. This hydrated iron oxide is called rust. So rust is mainly hydrated iron oxide Fe2O3 x times water. Here the value of x varies, it is not fixed. Rust is reddish brown in color. तो इसमें भी वही सब लिखा है जो मैंने कोरोजन के टाइम पे आयरन से रिलेटेड आपको समझा दिया कि आयरन ऑब्जेक्ट को हम ज़्यादा देर के लिए डैम्प एयर मीन्स मॉइस्ट एयर में अगर कंसिडरेबल टाइम के लिए रखें तो उसके ऊपर रेड ब्राउन फ्लेकी सबस्टेंस डेवलप हो जाता है, जिसे रस्ट कहते हैं, और ये प्रोसेस रस्टिंग है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन के दौरान ये जो आयरन मेटल है ना, ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की मौजूदगी में, पानी की मौजूदगी में। और बनता क्या है उसके बाद सरफेस के ऊपर जो वो रस्ट है वो क्या बनती है, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। अब ये 3 जो ब्रैकेट में लिखा है ये हमने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा था, ये इसकी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है। आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और +3 में भी, और ये जो आयरन ऑक्साइड बनता है इसमें ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसके बारे में डिटेल में मैंने आपको पिछले चैप्टर में ऑलरेडी करवा दिया है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आपको ये समझना ज़रूरी है, ये जो रस्ट की जो लेयर बन रही है इसका फॉर्मूला क्या है, Fe2O3 इंटू x टाइम्स वाटर। इसका नाम क्या है, आयरन ऑक्साइड, या फिर आप फेरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हो। अब ये जो x टाइम्स वाटर है ना, ये वाटर ऑफ हाइड्रेशन है। वाटर ऑफ हाइड्रेशन भी हम पढ़ चुके हैं, और इधर x टाइम्स इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती। इसलिए फिक्स नहीं है क्योंकि कहीं कहीं पे एयर है ना, उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होगा और कहीं पे एयर में मॉइस्चर कम होगा। डिपेंडिंग अपॉन द मॉइस्चर कंटेंट, कि मॉइस्चर कंटेंट कितना है एयर में, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड के साथ अटैच होंगे। तो हम कह सकते हैं जब आयरन मेटल को काफ़ी देर तक हम हवा और पानी के कांटेक्ट में लाएं तो आफ्टर फ्यू डेज या मंथ्स क्या हो जाएगी, उस पर ब्राउन कलर की लेयर डेवलप हो जाएगी जो रेडिश ब्राउन इन कलर होगी। इसे रस्ट कहते हैं, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, आयरन 3 ऑक्साइड मीन्स Fe2O3 इंटू x टाइम्स
वाटर। तो यहाँ दिया है हेयर द वैल्यू ऑफ x वेरीज, इट इज़ नॉट फिक्स्ड। x की वैल्यू जो है वो चेंज करती रहेगी, वो फिक्स नहीं होगी। क्यों फिक्स नहीं होगी? क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट जो एयर में है वो भी चेंज रहता है। जगह जगह के हिसाब से देखो, अगर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में देखो तो उस हिसाब से भी चेंज करेगा, और एक पर्टिकुलर जगह पे भी आप डेली बेसिस पे भी चेक करोगे तो एयर में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो चेंज करता है। और रस्ट जो है ये रेडिश ब्राउन इन कलर होती है। तो अब बात आती है कि रस्ट के लिए इम्पोर्टेंट कंडीशंस क्या हैं। ये तो बता दिया मैंने कि रस्ट के लिए जो इम्पोर्टेंट कंडीशंस है वो क्या है। सबसे पहले तो एयर प्रेजेंट होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ एयर, और दूसरा पानी मौजूद होना चाहिए हवा में। तो मेन जो कंडीशंस हैं रस्टिंग के लिए वो दो ही हैं। कौन कौन सी? प्रेजेंस ऑफ एयर और प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब बात आती है कि अगर इसी तरह से आयरन ऑब्जेक्ट्स रस्टिंग के चपेट में आते रहे, या हम कह सकते हैं कि आयरन ऑब्जेक्ट्स इसी तरह से रस्ट करते गए या उन पे जंग लगता गया, तो फिर तो आयरन के ऑब्जेक्ट्स धीरे 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 ख़त्म हो जाएंगे। तो हम इन्हें बचाएं कैसे? इन आर्टिकल्स को हम बचाएं कैसे, या ऐसा क्या करें कि ये आयरन आर्टिकल्स बचे रहें? अगर हम स्कूल की ही एग्जांपल ले रहे हैं, इतने सारे डेस्क्स हैं, तो अगर सबको रस्ट लग जाए इसका मतलब तो यही हो गया ना, हर 2 या 3 साल में हमें और डेस्क्स परचेज करने पड़े, तो ये सब कुछ लॉस ही है। पैसों का भी खर्च है, और हमारे जो नेचर में मौजूद ये जो केमिकल्स हैं, मिनरल्स हैं, ये जो आयरन है, इसका भी लॉस है। तो हमें क्या करना है? आयरन ऑब्जेक्ट्स को इस रस्टिंग से बचाना है। तो आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहला जो इन्होंने दिया है दैट इज़ मेथड, दैट इज़ बाय पेंटिंग। कोरोजन की डिस्कशन में 2 से 3 बार मैंने ये वर्ड यूज़ किया कि जो क्लासरूम में डेस्क हैं कुछ पेंटेड हैं, कुछ पेंटेड नहीं हैं। जो पेंटेड हैं उनको रस्ट नहीं लगती, उनके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर डेवलप नहीं होती। तो इसका मतलब इट इज़ वन ऑफ द मेथड टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। तो ये आयरन को, लोहे को रस्ट से बचाने का एक मेथड है। ठीक है, तो अगर हमें आयरन के आर्टिकल्स को रस्टिंग से बचाना है तो हम क्या करेंगे? उन आयरन के आर्टिकल्स को पेंट कर देंगे। ठीक है, तो व्हेन अ कोट ऑफ पेंट इज अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ एन आयरन ऑब्जेक्ट, एयर एंड मॉइस्चर कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द आयरन ऑब्जेक्ट। अगर हम आयरन ऑब्जेक्ट के सरफेस पे पेंट का कोट चढ़ा दें तो आयरन ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है ना वो डायरेक्टली एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं। तो जब वो कांटेक्ट में ही नहीं आएगा तो रस्टिंग होगी नहीं, हैंस नो रस्टिंग टेक्स प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, अब इधर एग्जाम्पल भी दिए हैं हम कहाँ कहाँ पे पेंटिंग यूज़ करते हैं। आयरन आर्टिकल्स लाइक विंडो ग्रिल्स, आपके घर में विंडोज़ हैं, उनकी जो ग्रिल्स हैं देखना उनके ऊपर पेंट किया होता है। पाइप्स, जितने भी आप पाइप्स देखोगे, वाटर पाइप्स वगैरह, कुछ पेंटेड हैं, कुछ में और भी प्रोसेस की होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन बहुत सारी पाइप्स में पेंटिंग भी की होती है, पेंट लगाया होता है। ब्रिजेस, ये जो ब्रिज होते हैं ना, इसमें जो लोहे का हिस्सा होता है जो डाला होता है उसको भी पेंट किया जाता है। अगर उसको पेंट नहीं करेंगे तो फ्यू मंथ्स, ईयर्स के बाद वो रस्टिंग की वजह से ख़राब हो जाएगा। तो वो जो ब्रिज है वो तो बह गया ना, वो तो टूट गया। तो उसको सॉलिड बनाने के लिए और उसकी लाइफ ज़्यादा बनाने के लिए ब्रिजेस की, तो पहले ही आयरन आर्टिकल्स को पेंट किया जाता है कि आयरन यहाँ पे ख़राब ना हो जाए। उसके बाद रेलवे कोचेज़ हैं, शिप्स हैं, कार्स की बॉडीज़ हो गई कुछ लोहे की, उनको भी पेंट किया जाता है। बसेस की बॉडीज़ होती हैं, ये सारे के सारों को पेंट किया जाता है ताकि ये रस्टिंग से इन्हें बचाया जा सके। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट मेथड क्या है। नेक्स्ट मेथड है बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। कुछ ऐसी मशीनरीज अवेलेबल हैं हमारे पास, या ऐसे मशीन के पार्ट्स हैं जहाँ पे पेंटिंग करना पॉसिबल नहीं है या डिफ़िकल्ट टास्क है। वहाँ पे हम उन पार्ट्स को बचाने के लिए ग्रीस या ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। अब सिलाई मशीन होगी कुछ के घर में, तो कभी कभी क्या होता है कि वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही होती, तो डाउट होता है कि कहीं इसके अंदर के पार्ट्स में जंग वगैरह ना लग जाए। तो उसको हम एक छोटे से फनल की हेल्प से, या छोटी सी बॉटल होती है जो ड्रॉपर वाली बॉटल होती है ना, ड्रॉप वाइज, जिससे हम कोई भी लिक्विड चीज़ निकाल सकें, तो उसकी हेल्प से हम उसको ऑयलिंग करते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंटरनल पार्ट्स में जाके पेंटिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल।
When some grease or oil is applied to the surface of an iron object and air and moisture cannot come in contact with it. सेम वही केस है कि अगर हम ग्रीस या ऑयल आयरन के सरफेस पे अप्लाई कर दें ना, तो आयरन जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली, जो आयरन ऑब्जेक्ट का सरफेस है वो डायरेक्टली एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है, तो इसलिए रस्टिंग से उस आर्टिकल को हम बचा सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दी है, फॉर एग्जाम्पल द टूल्स एंड मशीन पार्ट्स मेड ऑफ आयरन। कुछ जो टूल्स होते हैं ना, कुछ कामों के लिए यूज़ हो सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कुछ मशीन के पार्ट्स हैं लोहे के या स्टील के, तो जिनको हम पेंटिंग नहीं कर सकते, उनको हम बचाने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, ग्रीसिंग और ऑयलिंग। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट मेथड क्या है। तो इसका थर्ड मेथड क्या है, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग का, बाय गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन क्या प्रोसेस है, इस प्रोसेस में ना आयरन आर्टिकल्स को हम एक दूसरे मेटल की कोटिंग चढ़ा देते हैं, लेयर चढ़ा देते हैं, ऐसे मेटल की जिसको रस्ट नहीं लगती हो। इससे क्या होता है, जब आपने आयरन के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग कर दी और वो मेटल जब एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो उसे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमने मेटल ही ऐसा चूज़ किया है जिसको एयर और मॉइस्चर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो, कोई भी उसमें खराबी ना होती हो। तो इसलिए ना तो वो सरफेस ख़राब होगा और ना ही उसके अंदर का आयरन ऑब्जेक्ट ख़राब होगा। और समटाइम्स क्या होता है कि जो ऊपर लेयर चढ़ाई है ना, अगर उसका अपर वाला सरफेस ख़राब हो भी जाए, वो अपने लोअर सरफेस को ख़राब नहीं होने देता, वो अपने लोअर सरफेस को भी ख़राब नहीं होने देगा और उसके नीचे जो आयरन ऑब्जेक्ट है जिसको हमने वो कोटिंग चढ़ाई है उसे भी ख़राब नहीं होने देगा। तो आइए इस प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। The process of depositing a thin layer of zinc metal on iron objects is called galvanization। मैंने जैसे आपको बताया कि आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक दूसरे मेटल की कोटिंग चढ़ाई जाती है, तो ये गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, हम जिंक मेटल की एक पतली सी लेयर को आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिपॉजिट करवाते हैं। ठीक, द प्रोसेस इज डन बाय डिपिंग एन आयरन ऑब्जेक्ट इन मोल्टन जिंक मेटल ड्यू टू विच अ थिन लेयर ऑफ जिंक इज डिपॉजिटेड ओवर द आयरन ऑब्जेक्ट सरफेस। क्या करते हैं, इसमें आयरन ऑब्जेक्ट को मोल्टन जिंक, पिघले हुए जिंक मेटल की सोल्यूशन में डिप कर दिया जाता है और वहीं से एक जिंक की थिन लेयर आयरन ऑब्जेक्ट के सरफेस पे डिपॉजिट हो जाती है, देयर बाय प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम रस्टिंग, और वो उसको रस्टिंग से बचाती है। बिकॉज जिंक मेटल डज नॉट करोड ऑन एक्सपोजर टू एयर, क्योंकि जो जिंक मेटल है वो एयर से एक्सपोज होकर ख़राब नहीं होता है। अब एग्जाम्पल भी यहाँ दी है, जैसे आयरन पाइप्स वाटर सप्लाई के लिए जो यूज़ होती है ना, मैंने पहले भी बोला था पाइप्स की एग्जाम्पल में, जहाँ पेंटिंग था कि कुछ पाइप्स को पेंटिंग की जाती है लेकिन कुछ को कोई और प्रोसेस के साथ बचाया जाता है, तो वो क्या थी, गैल्वेनाइजेशन। जो वाटर सप्लाई की पाइप्स हैं उनके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है, आपने देखा भी होगा, वो थोड़ा सा डिफरेंट कलर शेड की होती हैं। आयरन शीट्स यूज़ फॉर मेकिंग बकेट्स, जो बाल्टियाँ बनाने में आयरन शीट यूज़ होती हैं, या फिर ड्रम बनाने में, डस्टबिन्स बनाने में, जो टीन के छत होते हैं, रूफ शेड्स जो, वो सारे के सारे गैल्वेनाइज किए जाते हैं टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग। अब देखते हैं और कौन कौन से मेथड्स हैं जो रस्टिंग से आयरन ऑब्जेक्ट्स को बचाते हैं। नेक्स्ट है बाय टिन प्लेटिंग एंड क्रोमियम प्लेटिंग। ये भी गैल्वेनाइजेशन की तरह ही है, इसमें भी आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर किसी दूसरे मेटल की प्लेटिंग की जाती है, कवरिंग की जाती है, जैसे टिन मेटल और क्रोमियम मेटल। इसमें दिया है टिन एंड क्रोमियम मेटल्स आर रेसिस्टेंट टू कोरोजन। ये जो टिन मेटल है और क्रोमियम मेटल है ना, ये कोरोजन के रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंट है मतलब ये कोरोजन, इनको कोरोजन नहीं होती है, ठीक है। ये इनसे जो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने के बाद भी इनका जो सरफेस है वो ख़राब नहीं होता है। सो अ थिन लेयर ऑफ टिन और क्रोमियम मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के द्वारा एक पतली सी लेयर टिन की और क्रोमियम मेटल की आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगाई जाती है ताकि उनको रस्टिंग से बचाया जा सके। यहाँ पे एग्जांपल दी हैं, जैसे टिफ़िन बॉक्सेस हैं जो स्टील के बने होते हैं, उनको टिन की प्लेटिंग की जाती है। क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन टैप्स, बाइसिकल हैंडल बार्स, कार बम्पर्स और आयरन एंड स्टील टू प्रिवेंट ऑफ। ठीक है, यहाँ पे कार बम्पर्स ऑफ आयरन आना है, ठीक है। आयरन और स्टील के जो बने हुए कार बम्पर्स होंगे या बाइसाइकिल हैंडल के जो बार्स होंगे, टैप्स होंगे, उनके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। आप यहाँ पे करेक्शन कर लेना,
ये जो कार बम्पर्स है इसके आगे यहाँ पे ऑफ आएगा, ठीक, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग, और साथ ही साथ रस्टिंग से भी बचाते हैं और इनको थोड़ी सी शाइनी अपीयरेंस भी देते हैं। सो आगे देखते हैं आगे क्या है इस टॉपिक में। नेक्स्ट प्रिवेंशन मेथड है बाय एलॉइंग। एलॉइंग क्या है, हमने एक से ज़्यादा मेटल्स लेने हैं, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स लेके उनको मोल्टन फॉर्म में लाके ना कुछ पर्टिकुलर सी रेशियो में मिक्स करना होता है और उनको वापस से सॉलिडिफाई कराना होता है। तो वो जो मिक्सचर ऑफ मेटल्स बनता है ना उसे बोलते हैं एलॉय, और जो प्रोसेस होती है दैट इज़ कॉल्ड एलॉइंग। तो एलॉइंग से भी हम आयरन ऑब्जेक्ट्स को बचा सकते हैं फ्रॉम रस्टिंग। तो देखते हैं इस प्रोसेस में क्या लिखा है। व्हेन आयरन इज एलॉयड विद क्रोमियम एंड निकल, जब हम आयरन को क्रोमियम और निकल के साथ मिक्स करते हैं, मतलब पहले उसको मेल्ट करके कुछ पर्टिकुलर सी रेशियो में मिक्स करेंगे, उसके बाद सॉलिडिफाई करेंगे, देन स्टेनलेस स्टील इज ऑब्टेन। तो क्या ऑब्टेन होगी, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील डज नॉट रस्ट एट ऑल। जो स्टेनलेस स्टील है ना वो उसको रस्ट नहीं लगता है, लेकिन ये जो स्टेनलेस स्टील है ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है, तो हर चीज़ स्टेनलेस स्टील की बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जहाँ जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पे हम स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, अदरवाइज़ बाकी जगहों पे हम बाकी मेथड्स फॉलो करते हैं, जैसे पेंटिंग, गैल्वेनाइजिंग, ग्रीजिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी हुई है, कुकिंग यूटेंसिल्स, नाइफ, सीजर्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा आर मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड डू नॉट रस्ट एट ऑल। आपने किचन में देखे होंगे ना चाकू, क्या कभी देखा है उनको रस्ट लगे हुए? नहीं, क्योंकि वो सारे के सारे क्या किससे बने हैं, स्टेनलेस स्टील से। अब यहाँ पे बाकी मेटल्स, पहले जब मैंने स्टार्टिंग में ये टॉपिक स्टार्ट किया था मैंने कहा था कलेक्टिवली अगर मेटल्स को हम देखें और उनके सरफेस की ख़राब होने की प्रोसेस को हमने कलेक्टिवली नाम दिया था कोरोजन। सिर्फ आयरन के केस में उसे कहा जाता था रस्ट। तो और भी मेटल्स हैं जिनमें कोरोजन होती है, जिनकी एग्जाम्पल यहाँ पे ली हुई है, तो मैं इनको नहीं समझाऊंगी क्योंकि ये हमने एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट चैप्टर में ऑलरेडी किया है, बट फॉर कि आपको अगर मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो तो इसलिए मैंने ये थोड़ी सी स्लाइड्स उसकी डाली हैं, तो आप इसको रीड करके समझना। अगर आपको ये नहीं समझ में आएंगे तो आप मुझसे कह सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। बाकी है कुछ नहीं है, वही प्रोसेस है कि एयर और मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से जब मेटल का सरफेस ख़राब हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, कोरोजन। तो सिर्फ कोरोजन आयरन में ही नहीं होती, बाकी मेटल्स में भी होती है, जैसे कोरोजन ऑफ एल्युमिनियम यहाँ दी है। नेक्स्ट देखते हैं किस मेटल में होती है। कोरोजन ऑफ कॉपर, मीन्स कॉपर के ऑब्जेक्ट्स भी कोरोड होते हैं। कॉपर भी आपके डेली लाइफ में से हम देख सकते हैं। पहले पहले लोग क्या करते थे, तांबे के बर्तनों में ना रात को पानी भर के रख देते थे और सुबह उसको खाली पेट पीते थे, कहते थे कि कॉपर हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैक्सिमम घरों में तो तांबे के उतने ज़्यादा बर्तन अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन आई गेस एक या दो बर्तन या कोई छोटा सा लोटा, जग या गिलास कुछ ना कुछ अवेलेबल होगा। तो उसे देखना आप कभी घर जाकर या घर पर किचन में जाकर देखना कि जब वो नया नया लाया था ना तब वो कैसा था और अब वो कैसा है। और अगर नहीं है किसी के घर पे तो आपके रिलेटिव्स के किसी के घर में होंगे, आप उनसे भी जाके बात कर सकते हो, या आपने कहीं देखा भी होगा जब आप नया नया उस कॉपर का जो भी यूटेंसिल, जो भी बर्तन लेके आते हो, जब नया नया लाते हो ना वो काफ़ी शाइनी होता है, रेडिश ब्राउनिश शेड का होता है, लेकिन आफ्टर फ्यू डेज, मंथ्स, कुछ टाइम के बाद ना वो थोड़ा सा ऐसे ग्रीनिश, लाइटिश ग्रीनिश सी ना उसके ऊपर लेयर बनने लग जाती है। तो ऐसे गांव के लोग या हम बोल सकते हैं हमारे ही बड़े बुजुर्ग पुराने दादी वगैरह बोलते हैं इसको कास लग गई है। तो और अगर जब उसको हाथ से रगड़ते हैं ना तो वो जो कलर है वो हाथ पे भी लग जाता है। तो वो जो लेयर है ना वो कुछ नहीं है बल्कि कॉपर की रस्ट है, और कॉपर में उसे हम रस्ट तो कहेंगे नहीं, कोरोजन ही कहेंगे। तो वो जो है क्या है, आयरन और मॉइस्चर के एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने की वजह से वो जो सरफेस है ना कॉपर का वो ख़राब हो जाता है, वो करोड हो जाता है। तो वो दैट इज़
कॉपर कार्बोनेट या कॉपर हाइड्रोक्साइड की लेयर उस पर डेवलप हो जाती है। यहाँ हम बोल सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की वो लेयर होती है जिसकी वजह से वो सरफेस खराब होता है। तो ये क्या है? कोरोजन ऑफ कॉपर। इसके बाद चांदी को भी कोरोजन होती है। सिल्वर भी आपकी डेली लाइफ से है। गर्ल्स तो चांदी की ज्वेलरीज भी यूज़ करती हैं, जैसे पायलें हो गई, या फिर ग्रहों वाली रिंग्स भी आपने देखी होंगी। और भी बड़ी चीज़ें होती हैं घर में चांदी की। पहले पहले तो चांदी के बर्तन या छोटी कटोरी भी घरों में हुआ करती थी। तो जब सिल्वर मार्केट से परचेज़ करके, अगर आप ज्वेलरी की एग्जांपल ले लो, पायलों की एग्जांपल ले लो, जब हम मार्केट से परचेज़ करके लाते हैं ना उस चांदी की पायल को, तो वो बहुत ही वाइटिश शाइनी, सिल्वरिश शाइनी सी शेड की होती है। लेकिन कुछ टाइम उसको यूज़ करने के बाद ना वो लाइटिश ब्लैकिश शेड की उस पर लेयर जमना शुरू हो जाती है। तो वो लेयर किसकी है? वही कोरोजन की ही लेयर है। तो सिल्वर ऑर्नामेंट्स के ऊपर भी सिल्वर सल्फाइड की वो ब्लैक कोटिंग डेवलप हो जाती है। तो वो प्रोसेस क्या है? यही प्रोसेस है कि सिल्वर का सरफेस भी एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया और उसकी भी क्या हो गई? कोरोजन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कोरोजन। अगर कहीं पे भी कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है या कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आप लोगों को आंसर कर दूंगी। थैंक यू।